नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। आज मैं बात इस देश को बचाने की करने वाला हूं। कौन सी वजह है जो आपकी जिम्मेदारी से ये मुल्क बच सकता है? कौन सी वजह है जिसके कारण हमारा लोकतंत्र बच सकता है? आज इन मुद्दे पर बातचीत। लेकिन पहले ये कि जो मेरे नेशनल चैनल देखते हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क, वो थोड़े उदास हैं। उनको पिछले 3 दिनों से उस पर कोई वीडियो नहीं मिल रहा है। दरअसल हमने लगभग 1.5-2 साल पहले एक वीडियो किया था। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक कह रहे थे कि गौमूत्र पीने से कोरोना नहीं होगा। हमने उनकी मजाक उड़ाते हुए वीडियो कहा था, लेकिन पता नहीं क्यों किनकी कहने पर यूट्यूब ने हमें 7 दिन तक प्रतिबंधित किया और कहा कि ये वीडियो आपको नहीं डालना चाहिए। अब लोकतंत्र यहाँ तक आ रहा है। खैर, तो अब हम 4 दिन और बचे हैं। 4 दिन तक आप मुझे 4PM यूपी, 4PM बिहार, 4PM गुजरात और अभी जो शुरू में किया है हम लोगों ने बहुत शानदार वहाँ पे वीडियो बन रहे हैं 4PM कर्नाटक। इन चैनलों पे हमारी आपकी बातचीत होती रहेगी। अब आते हैं आज के विषय पे। शुरुआत में मेरे मन को छूने वाली साहिर लुधियानवी की कुछ लाइनों से करना चाहूँगा। सबने सुना होगा ये लाइनें, मैं आपको बस याद दिला रहा हूँ। मौजूदा दौर की वजह से याद दिला रहा हूँ, लोकतंत्र को बचाने की वजह से याद दिला रहा हूँ। वो सुबह कभी तो आएगी। इन काली सदियों के सिर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। जिस सुबह की खातिर जुग जुग से हम सब मर मर कर जीते हैं, जिस सुबह के अमृत की धुन में हम जहर के प्याले पीते हैं, इन भूखी प्यासी रूह पर एक दिन तो करम फरमाएगी। वो सुबह कभी तो आएगी। माना कि अभी तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं, माना कि अभी तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं, मिट्टी का भी है कुछ मोल मगर इंसानों की कीमत कुछ भी नहीं। इंसानों की इज्जत जब झूठे सिक्कों में ना तोड़ी जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। दौलत के लिए जब औरत की इस्मत को ना बेचा जाएगा, दौलत के लिए जब औरत की इस्मत को ना बेचा जाएगा, चाहत को ना कुचला जाएगा, गैरत को ना बेचा जाएगा, अपने काले करतूतों पर जब ये दुनिया शर्माएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। बीतेंगे कभी तो दिन आखिर ये भूख के और बेकारी के, बीतेंगे कभी तो दिन आखिर ये भूख के और बेकारी के, टूटेंगे कभी तो बुत आखिर दौलत की इजारादारी के, जब एक अनोखी दुनिया की बुनियाद उठाई जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। मजबूर बुढ़ापा जब सूनी राह के धूल ना फाकेगा, मजबूर बुढ़ापा जब सूनी राहों के धूल ना फाकेगा, मासूम लड़कपन जब गंदी गलियों से भीख ना मांगेगा, हक मांगने वालों को जिस दिन सूली ना दिखाई जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। फाकों की चिताओं पर जिस दिन, फाकों की चिताओं पर जिस दिन इंसान ना जलाए जाएंगे, सीनों के दहकते दोजख में अरमान ना जलाए जाएंगे, ये नरक से भी गंदी दुनिया जब स्वर्ग बनाई जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। और वो सुबह कब आएगी? मेरा और आपका दोनों का सवाल होगा कि इस मुल्क में, इस स्थिति में, इन हालातों में वो सुबह कब आएगी? एक काला स्याह लोकतंत्र से कब हटेगा? कब यहाँ के बुनियादी मूलों की बात होगी? कब हम और आप चैन की सुकून की सांस लेंगे कि कोई अखलाक कहीं मारा ना जाएगा? वो सुबह कभी से आएगी। तो वो लाइनें हैं, वो सुबह हम ही से आएगी, वो सुबह हम ही से आएगी। जब धरती करवट बदलेगी, जब कैद से कैदी छूटेंगे, जब धरती करवट बदलेगी, जब कैद से कैदी छूटेंगे, जब पाप घरौंदे फूटेंगे, जब जुल्म के बंधन टूटेंगे, उस सुबह को हम ही लाएंगे। तो सुबह हम ही से आएगी, वो सुबह हम ही से आएगी। मनहूस समाजी ढांचों में जब जुल्म ना पाले जाएंगे, जब हाथ ना काटे जाएंगे, जब सर ना उछाले जाएंगे, जेलों के बिना जब दुनिया की सरकार चलाई जाएगी, वो सुबह हम ही से आएगी। संसार के सारे मेहनत कश खेतों से मिलों से निकलेंगे,
बेघर बेदर बे इंसान सा तारीख बिलों से निकलेंगे। दुनिया उम्र और खुशहाली के फूलों से सजाई जाएगी। वो सुबह हम ही से आएगी, मुझसे और आपसे आएगी, लोकतंत्र को मजबूत करने से आएगी, इस मुल्क की आवाम को ताकत देने से आएगी, इस मुल्क के आवाम को आवाज देने से आएगी। लोकतंत्र के चौथे पहरे पे खतरा है। बीबीसी तो झांकी है, अभी कुछ और बाकी है। वो आवाजें, उन आवाजों को बंद करने की साजिश है जो आवाजें इस लोकतंत्र में आपके और गरीबों के हक की बात करती हैं, चाहे वो रवीश हो, चाहे वो अविसार हो, चाहे फिर वो मैं हूं। हर एक के ऊपर एक तलवार है। तलवार है कि तुम किसानों को आतंकवादी कहो, उनको खालिस्तानी कहो। तलवार है कि तुम दिन भर हिंदू मुसलमान के दंगे फसाद खड़े करो। तलवार है कि तुम भी गोदी मीडिया बन जाओ, नहीं बोलोगे तो तुम्हें भी बीबीसी बनाया जाएगा। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों की रैंकिंग में भारत 150वें नंबर पर आ गया है। 180 से 150। लेकिन जो मौजूदा हालात हैं उसमें जल्द ही भारत शायद सबसे नीचे यानी 180वें नंबर पर पहुंच जाए तो कोई आश्चर्य होना नहीं चाहिए। और ये हालात इसलिए बन रहे हैं क्योंकि भारत में स्वतंत्र पत्रकारिता करना कर्तव्य बोध नहीं बल्कि दिलेरी का काम हो गया है। आप सबने देखा कि किस प्रकार पत्रकारों को न्यूज चैनलों से बाहर किए जाने के लिए मजबूर करने का जो सिलसिला अविसार शर्मा से शुरू हुआ वह पुण्य प्रसून वाजपेयी रवीश तक पहुंच गया। और अब तो हमारे जैसे यूट्यूब चलाने वालों का चैनल भी किसी न किसी बहाने हफ्ते भर के लिए बंद कर दिया जा रहा है। हद तो तब हो गई जब पूरी दुनिया में स्वतंत्र पत्रकारिता की पहचान माने जाने वाली ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों पर इनकम टैक्स विभाग के छापों का सिलसिला चलने लगा। इसके पहले फैक्ट चेक करने वाले मोहम्मद जुबैर को जेल भेजा गया। पत्रकार सिद्दीक कप्पन को 2 साल जेल में सड़ाया गया। द वायर पर छापेमारी की गई। गरीबी और अर्थव्यवस्था से संबंधित आंकड़े जारी करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था ऑक्सफ्रेम के दिल्ली दफ्तर पर रेड हुई। रोनी सिंह जैसे पत्रकारों की प्रताड़ना इस हद तक पहुंच गई कि उनके फोन में, परांजय गुहा ठकराता के फोन में पेगासस सॉफ्टवेयर तक मिलने की बात आने लगी। सोचिए, रोनी जैसी बहादुर पत्रकार, दबंग पत्रकार, एक महिला पत्रकार, उसके फोन में भी पेगासस डाला गया। मोटे तौर पर कहें तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लोकतंत्र की सबसे बड़ी बुनियाद हिलने लगी है। मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोटने की प्रक्रिया अब अपने चरमोत्कर्ष तक पहुंच चुकी है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी भारत में कोशिशें हुई थी, ऐसी कोशिशें हुई थी, लेकिन तब जनता के बीच सांप्रदायिकता की बुनियाद इतनी मजबूत नहीं हुई थी कि लोग सही और गलत का भेद भूल जाएं। उस दौर में जब भी ऐसी कोशिशें हुई तब सत्ता को जनता के आक्रोश का डर ऐसा लगा कि उसे अपने कदम पीछे खींचने पड़े। आइए मैं आपको आज इस पूर्व की ऐसी कोशिशों से रूबरू कराता हूं, बताता हूं कि पहले कब क्या हुआ, बताता हूं कि कैसी क्या बात हुई थी जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता का गला घोटने की कोशिशों में या तो सरकार ही निपट गई या उसने अपने कदम पीछे खींच लिए। ले चलता हूं मैं आपको पीछे इतिहास के पन्नों में। 25 जून 1975 ये वो तारीख थी। आधी रात पूरे देश में इमरजेंसी थोप दी गई थी, आपातकाल लगा दिया गया था। आधी रात को ही जेपी और चंद्रशेखर को उठाकर जेल भेज दिया गया था। सुबह होते होते तो तमाम विपक्षी नेताओं को जेल भेज दिया गया। अगले दिन जब इंडियन एक्सप्रेस अखबार सत्ताधीशों के हाथ लगा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस ने अपने संपादकीय पेज को काले रंग से रंग दिया था और कुछ नहीं लिखा था। ये इमरजेंसी के विरोध में खड़े होने का जीवंत पत्रकारिता धर्म था, क्योंकि तब नेता अनपढ़ और जाहिल नहीं होते थे जो पत्रकारों को तरह तरह की सलाह दें। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसी सलाह देता भी नहीं था, लेकिन संजय गांधी को यह सब पसंद नहीं था। वो मीडिया की पूरी कमान अपने अंडर में लेना चाहते थे। लिहाजा इमरजेंसी लगाने के 48 घंटे के अंदर ही प्रेस सेंसरशिप लगा दी गई। हालांकि ये कदम सत्ता में बैठे कई लोगों को पसंद नहीं आया। एक किस्सा सुनाता हूं आपको। संजय गांधी चाहते थे कि ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित होने वाले न्यूज बुलेटिन
प्रसारण से पहले उनको दिखाया जाए, संजय गांधी का फोटो दिखाया जाए। वो ये भी चाहते थे कि सूचना प्रसारण मंत्रालय, बीबीसी के दिल्ली स्थित पत्रकार तो वहां पर रहते थे, मार्क ली को गिरफ्तार करने की सिफारिश भी करे। संजय इसके लिए मंत्रालय के अधिकारियों पर दबाव बनाने लगे थे। किशोर कुमार, जो उस समय इमरजेंसी के विरोध में थे, उनके गाने आकाशवाणी और दूरदर्शन पर नहीं बजने चाहिए, यह भी संजय गांधी की डिमांड थी। लेकिन तब मंत्रालय के मंत्री जी इतने सख्त थे कि किसी अधिकारी की मजाल नहीं थी कि बिना अपने मंत्री की इच्छा के वो कुछ भी कर सके। दरअसल मंत्री जी का रौब इतना था कि उनके डिपार्टमेंट के लोग प्रधानमंत्री की भी ना सुने। ऐसे में भला प्रधानमंत्री के साहबजादे की क्या औकात थी। ऐसे में एक दिन संजय गांधी सूचना प्रसारण मंत्री इंद्र कुमार गुजराल के घर धमक गए। उनसे अपनी तीनों मांगों को लेकर दबाव बनाने लगे। लेकिन गुजराल साहब तो गुजराल साहब, उन्होंने बुरी तरह डांटा संजय गांधी को, साफ साफ कह दिया कि मेरे मंत्रालय में तुम हस्तक्षेप नहीं कर सकते और मुझे अपनी मम्मी की सत्ता की धौंस मत दिखाओ। मेरे और तुम्हारी मम्मी की पहचान तब से है जब से तुम पैदा भी नहीं हुए थे। इसके बाद संजय गांधी गुस्से में वहां चले गए और फिर इंदिरा गांधी ने गुजराल साहब को बुलाकर संजय की जिद मानने को सलाह दी। लेकिन गुजराल साहब ने सीधे अपना इस्तीफा लेकर मैडम को थमा दिया। उसके बाद विद्याचरण शुक्ल को सूचना प्रसारण मंत्री बनाया गया और फिर सब जानते हैं कि मार्क ली की गिरफ्तारी वाली बात को छोड़कर संजय गांधी की सारी बातें शुक्ल जी ने मान ली। न्यूज बुलेटिन उन्हें दिखाए जाने लगे, किशोर कुमार के गाने बजने बंद हो गए, इस तरह की तमाम बातें होने लगी। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? वही हुआ जो जनता ने चाहा। इंदिरा गांधी और संजय गांधी समेत पूरी कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। उस दौर पर कमेंट करते हुए नई सरकार के सूचना प्रसारण मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने उस दौर के गोदी पत्रकारों की चुटकी लेते हुए कहा था, इमरजेंसी में तो आप लोगों को झुकने के लिए कहा गया था, लेकिन आप लोग तो रेंगने लगे थे। दूसरी घटना, 1980 में जगन्नाथ मिश्रा बिहार के मुख्यमंत्री बने। उनका नाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक समेत कई घोटालों में सामने आने लगा। इसी दौर में पटना के एक बड़े अखबार से उनकी सीधी लड़ाई हो गई, क्योंकि अखबार उनके कई कारनामों को उजागर कर रहा था। इसी वजह से जगन्नाथ मिश्रा की सरकार विधानसभा में एक प्रेस कंट्रोल बिल लेकर आ गई, जिसके बाद सिर्फ पटना में ही नहीं बल्कि दिल्ली समेत देश के अधिकांश राज्यों में हंगामा मच गया। हेमवती नंदन बहुगुणा, जॉर्ज फर्नांडीज, चंद्रशेखर, वाजपेयी, दंडवते, सोमनाथ चटर्जी, इन जैसे तमाम लोगों ने संसद से सड़क तक बवाल काट दिया। पूरे देश के पत्रकार सड़क पर उतर गए। खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी घबरा गई। वो इमरजेंसी में सेंसरशिप के बावजूद प्रेस की ताकत देख चुकी थी और कहा जाता है इंदिरा गांधी के सख्त निर्देश पर अंततः जगन्नाथ मिश्रा को यह विवादास्पद बिल वापस लेना पड़ा। कुछ महीनों बाद जगन्नाथ मिश्रा की कुर्सी भी चली गई और माना जाता है कि बॉबी हत्याकांड और विवादास्पद प्रेस बिल, इन दोनों कारणों से जगन्नाथ मिश्रा की कुर्सी और उनका राजनीतिक कैरियर दोनों डूब गया। एक और घटना, सितंबर 1988 की एक दोपहर थी जब बोफोर्स के बवाल से परेशान प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपने आवास 7 रेस कोर्स रोड पर एक इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग को जल्दबाजी में बुलाया गया था। बैठक के संभावित एजेंडे से अधिकांश मंत्री पूरी तरह अनभिज्ञ थे, लेकिन इस बैठक में जैसे ही राजीव गांधी ने प्रेस मानहानि विधेयक की बात की, उनके मंत्रियों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। मंत्रीगण अपने प्रधानमंत्री की बात से हैरान थे, क्योंकि सब जानते थे कि प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र की सफलता की पहली शर्त है। लेकिन राजीव गांधी ने अपने सहयोगियों पर लगातार दबाव बनाए रखा। लोकसभा से इस विधेयक को पारित भी करा लिया और अब सिर्फ राज्यसभा से पारित होना बाकी था। इनके गृह राज्य मंत्री पी चिदम्बरम तो खुलेआम इस प्रेस मानहानि विधेयक के समर्थन में बोल रहे थे। लेकिन उस दौर में मीडिया कर्मी डरे नहीं। विश्वनाथ प्रताप सिंह समेत पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा हो गया। नतीजन भारी दबाव और बवाल के बाद राजीव गांधी को अपना प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। भारी दबाव में उन्होंने ये बिल राज्यसभा में पेश नहीं करने का फैसला किया और अगले साल संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक लोकसभा भंग होने के साथ ही ये विवादास्पद बिल बेमौत मर गया। खुद राजीव गांधी ने बिल को वापस लेते समय एक बयान जारी करके कहा था, स्वतंत्र प्रेस हमारे लोकतंत्र की आंतरिक शक्ति और गतिशीलता का एक अभिन्न अंग है। स्वतंत्र प्रेस के बिना लोकतंत्र हो नहीं सकता। ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों का एक हिस्सा है। लेकिन ये बात इतिहास के पन्नों में चली गई। अब क्या हो रहा है? अब छापे डाले जा रहे हैं, अब जांच एजेंसी आ रही है, अब इनकम टैक्स आ रहा है, अब ईओडब्ल्यू आ रहा है, अब ईडी आ रहा है।
सारे चैनल खरीद लिए गए हैं, गोदी मीडिया बन गए, लोग चरणों में लौट जा रहे हैं। आज सुबह ताज होटल में एक शिखर सम्मेलन था, एबीपी चैनल का था। रूपका लियाकत जी योगी आदित्यनाथ जी का इंटरव्यू शुरू कर रही थी। मुझे लगा कि रूपका जी सवाल की शुरुआत करेंगी कि कानपुर में एक माँ बेटी का झोपड़ी उठाने गए और तड़प तड़प के आग लगा के माँ बेटी की मौत हो गई। किसी भी सरकार में, किसी भी सत्ता में इस तरह तड़प तड़प के माँ बेटी की मौत हो जाए, झोपड़ी उजाड़ने के नाम पर बड़े बड़े सत्ताधीशों के अवैध अतिक्रमण को हटाने की कोई हिम्मत ना करे तो सवाल तो बनते हैं। लेकिन रूपका जी ने सवाल की शुरुआत की, इंटरव्यू की शुरुआत करी कि इतने बीमारू राज्य में 38 लाख का निवेश लिया है, ये कैसे करते हैं प्रभु। मैं चौंका, मैं तो प्रभु श्री राम को कहता हूँ। रूपका जी का सवाल योगी आदित्यनाथ से कि सब कैसा कर लेते हैं प्रभु, जबकि सब जानते हैं कि 38 लाख करोड़ का निवेश नहीं आया है, एमओयू आए हैं। और एमओयू कैसे हैं आप भी जानते हैं। एक विदेश की अमेरिकी कंपनी से 35,000 करोड़ का एमओयू यहाँ के अफसर कर रहा है, जो यूनिवर्सिटी नहीं है। लेकिन एक पत्रकार एक मुख्यमंत्री से कहे कि कैसे करते हैं प्रभु, अगले सवाल में महाराज। ये लोकतंत्र है। वो लड़ता हुआ मीडिया अब यहाँ रेंगने लगा है। तो ऐसे में आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो लोग सच बोल रहे हैं, जो सरकार के निशाने पे हैं, आपकी ड्यूटी है आप खड़े हो उनके साथ। वो अवसुभा कभी तो आएगी, मुझसे और आपसे आएगी। शुक्रिया वीडियो को सुनने के लिए, प्यार दीजिएगा, साथ दीजिएगा। थैंक यू।